नमस्कार, मैं हूँ शैलेश कुमार सिंह। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज 71 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 बजे के करीब में 48% के आसपास मतदान हुआ है। अभी 2 घंटा और भी समय है। मतदान की रफ्तार काफ़ी तेज है, लोग घरों से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस बार इलेक्शन में घर से बाहर निकलकर मतदान करती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हैं। आज हम 71 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, उस पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मतदान है वो आगे की तरफ कहाँ लेकर जाता है। अजय जी, 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान हो गया है। आपको बता दें कि जो पिछला डेटा हमारे पास आया है वो 3 बजे का लगभग 48% जो है मतदान हो चुका है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? नहीं, जैसी ये संभावना थी या उम्मीद की जा रही थी कि शायद वोटिंग परसेंटेज काफी कम हो इस चुनाव में, वो बात नहीं हो पाई। इस चुनाव में कोरोना का जो डर था वो लोगों के दिमाग से निकल गया था और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। क्योंकि आप देखें कि अब परसेंटेज अब मुझे लगता है कि 54-55% के आसपास भी जा सकता है। तो जो फाइनल फिगर आएगा, लेकिन 50% से तो ऊपर निश्चित ही है, ये फिगर रहेगा। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं कि लोगों ने खुलकर मतदान किया। जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज रहा है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो इस बार कोरोना का भी डर था। लोगों को, जो बाहर से लोग कभी कभी अपने गांव जाते थे वोट करने के लिए, अपनी जन्मस्थली पे वोट करने जाते थे, आवागमन की सुविधा इस बार कुछ वैसी नहीं थी जिसके चलते बाहर से लोग बड़ी संख्या में आए। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अगर इतनी वोटिंग हो रही है तो ये इसको अच्छा परसेंटेज माना जाएगा। और लोग जिस तरह से लंबी लाइनों में खड़े थे कोरोना संकट के बावजूद, ये इंडिकेट कर रहा था कि लोगों में उत्साह था और लोग एक डिसाइसिव मैंडेट की तरफ इस चुनाव को ले जाना चाह रहे थे। अजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अक्सर देखने में आता है कि जब भी अगर बड़ी संख्या में वोट पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी का काम करता है। लोग ये मानते हैं कि ज्यादा वोट देने का मतलब ये होता है कि लोगों की जो है सरकार में नाराजगी है और सरकार को वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो क्या जो अभी 71 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है और जबरदस्त तरीके से लोग घर से बाहर निकल के वोट डालने के लिए निकले हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए ये खतरे की घंटी है? नहीं, ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन अभी तक के चुनाव में उस तरह का कुछ चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की बातें नजर आ रही है कि वहां थोड़ा लोग जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं वोटिंग में। लेकिन इस तरह की वोटिंग को हम लोग जनरल कैटेगरी में ही रख सकते हैं। अगर वोटिंग 70% होता, 65% होता, तो आप मानते कि बड़ा एग्रेसिव वोटिंग हो रही है। लेकिन 50-55% के आसपास अगर वोटिंग होती है तो इसको बहुत एग्रेसिव वोटिंग की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन ये कह देना कि मतलब अगर इस तरह की एग्रेसिव वोटिंग हो रही है तो बिल्कुल सरकार बदलने के लिए वोटिंग हो रही है, ये कहना थोड़ा प्री मेच्योर होगा। ये सब जगहों में लागू नहीं होता है। कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी वोट को भी इस तरह से लोग एनालाइज करते हैं और कभी कभी वो सरकार के साथ भी वोट। लेकिन अभी जो बिहार की स्थिति है इसमें ये सरकार का थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में जो है सरकार के पक्ष में बहुत जोरदार वोटिंग की संभावना तो कम ही रहती है। तो किसी भी सरकार के लिए ये थर्ड टर्म है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी का असर सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए इस वोटिंग परसेंटेज को बहुत क्लियरली हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनादेश आ रहा है। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि 55% तक उम्मीद है कि वो वोटिंग का परसेंटेज पहुंच सकता है। लेकिन सर, आप ये भी मत भूलिए कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में घर से निकलना, यहाँ तक कि
सरकार भी बार बार ये संदेश पहुंचाती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर पे कम से कम रहिए। बेशक बिहार में चुनाव हो गया या होने जा रहा है, अगला भी 2 चरण बाकी भी है। ऐसे हालात में अगर 55% भी होता है तो उसको हम 65 के आसपास तो मान सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि ये जो 55% का जो वोटिंग है, ये अगले 2 चरण की जो वोटिंग है वो क्या संकेत दे रहा है? नहीं, ये 2-3 चीजें इस चुनाव से अभी आप देख सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि बिहार में जैसे पहले हम लोग देख रहे थे कि एक चुनाव बड़ा लैकलस्टर मोड में रहेगा, लोगों का उत्साह इस चुनाव में नहीं रहेगा, लग रहा था कि एक गठबंधन की तरफ tilted ये चुनाव होगा। चुनाव के 1-1.5 महीना पहले तक लोग इसी निगाह से इस चुनाव को देख रहे थे। लेकिन जिस तरह से कैंपेन की शुरुआत हुई और तेजस्वी की सभाओं में भीड़ जुटने लगी, तेजस्वी एजेंडा सेट करने लगे, तब ये लगने लगा कि ये चुनाव थोड़े रोचक मोड में आ गया है। और ये ऐसा नहीं है कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा है या कोई टिल्टेड है, जिधर 2 हेवी वेट अलायंस बीजेपी एंड जेडीयू एक तरफ थी, तो लग रहा था कि ये जो है एक टिल्टेड चुनाव है। उसको बहुत हद तक जो कवर अप करने का मूड था, वो इस चुनाव में नजर आ रहा है कि तेजस्वी अब नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं इस चुनाव में। और लोगों जिस तरह से लोगों का रुझान देख बाहर पे नजर आ रहा है, तो लोगों को ये भी संभावना नजर आ रही है कि चुनाव में जिस तरह से लोगों का मूड बदल रहा है, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि नेक टू सर हम नेक फाइट आपसे की तरफ ये चुनाव अब चला गया है। सर हम आप सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज मतदान का दिन था, लेकिन आज बिहार में देखिए कि लगातार 1 टू 1 हाई प्रोफाइल रैलियां हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी जो पीएम है, उनकी लगातार बिहार में 3 रैलियां हुई हैं। योगी आदित्यनाथ मोतिहारी में लगातार रैलियां कर रहे थे। मोदी जी की जो रैलियां हुई है, पटना में हुई है, दरभंगा में हुई है, और एक तरीके से मुजफ्फरपुर में हुई है। लोगों की संख्या काफी थी। उधर तेजस्वी यादव भी रैली कर रहे हैं, उधर नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, सारे लोग धनाधन रैलियां कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ वोटर जो है वोट डालने के लिए बूथ पे जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है रैलियां हो रही हैं। और आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथों में मोबाइल है। तो ये जो रैलियां हो रही हैं, ये वोटर को सेम डे कितना इफेक्ट करता है? देखिए, बिहार में जनरली जो वोटिंग होती है ना, उसमें वोटर्स बहुत हद तक डिसाइडेड रहते हैं। लास्ट मोमेंट में मुश्किल से 2-3% का शिफ्ट हो सकता है, उससे भी कम की शिफ्ट होने की संभावना रखती है। तो वोटर्स का मन लगभग एक आध सप्ताह पहले ही बन गया रहता है, और पहले भी हो सकता है जिस समय कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट होने लगते हैं, तो वोटर्स बहुत हद तक मन बना चुका होता है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिस दिन चुनाव है उस दिन इतनी सारी रैलियां हो रही है, तो आज के दिनों में जिस दिन चुनाव है उस दिन पॉलिटिकल पार्टियां बहुत प्लान्ड वे में उस दिन को चूज करती है, जिस दिन वो अपने स्टार कैंपेनर को कैंपेन में उतारते हैं। ये कोई मतलब कैजुअल मूव नहीं होता है, ये उनका बिल्कुल प्लान्ड मूव है कि आज के दिन अगर नरेंद्र मोदी की कोई सभा होगी तो सारे टीवी चैनल्स पर उनके भाषण का जो है वो लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। या उसी तरह कोई हेवी वेट दूसरे नेता अपोजिशन के हैं, राहुल गांधी या तेजस्वी, अगर उनका भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको भी कवरेज मिलेगा। उनको लगता है कि शायद वोटर्स जब चुनाव में वोट करने जा रहे हैं तो उस समय इस तरह के कैंपेन का थोड़ा बहुत उनके मन पर असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैंने पिछले चुनाव को देखा है, लोगों को करीब से देखने का जो मौका मिला है, बिहार के वोटर्स थोड़े समझदार किस्म के वोटर होते हैं, तो ये लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वो कहीं पर कोई टैक्टिकल मूव हुआ कि कोई वोट काट रहा है, उस कैंडिडेट के फेवर में वोट किया जाए नहीं किया जाए, केवल इतना ही का फर्क होता है। अदरवाइज वो डिसाइडेड होते हैं कि किस पॉलिटिकल अलायंस के साथ उनको जाना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है। अजय जी, कल
एक बहुत बड़ी घटना बिहार में हुई है। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और गोलियां भी चलाई है। उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। एक एक दो लोग की मौत की भी खबर है उसमें। ऐसे हालात में जबकि चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है और इस तरह का प्रशासन जो है कार्रवाई करता है, तो इसको लेकर सरकार के ऊपर कितना सवाल खड़ा होता है। और जहां तक सवाल का सवाल है, तो आज सुबह होते ही महागठबंधन की ओर से, जिसमें तेजस्वी यादव कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पे जबरदस्त तरीके से अटैक किया कि यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने जो लिपि सिंह वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको जनरल डायर तक की संज्ञा दे दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है कि ऐसे हालात में लाठीचार्ज होना, गोलियां पुलिस की तरफ चलवाना, चाहे पुलिस ने चलाई हो, लेकिन सवाल तो सरकार के ऊपर ही खड़ा होता है। तो इन सब चीजों को लेकर जो मुंगेर में जो हुआ है उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुंगेर की जो घटना है चुनाव के मौके पे, जिस दिन चुनाव हो रहा है उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले इस तरह की कहीं घटना अगर कहीं होती है तो चुनाव पर उसका तो सीधा असर पड़ेगा ही, उसको नकारा नहीं जा सकता। और ये बड़ा सेंसिटिव मामला था। मूर्ति विसर्जन के समय कोई हिंसा होना, कोई धार्मिक उत्सव में कहीं हिंसा होना, इसका बड़ा मतलब बड़े स्तर पर इसका असर होता है। और पॉलिटिकल पार्टियां आज के दिनों में खास करके इस तरह से सेंटिमेंटल इश्यूज जिससे जन भावनाएं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो, उसको एक्सप्लॉइट करने में कोई भी पार्टी चूकती नहीं है। उनके लिए एक अच्छा मौका होता है कि लोगों को उस समय अपने पक्ष में मोबिलाइज करें, जो पार्टी सरकार में है उसको अकाउंटेबल बनाए, और जो पार्टी सरकार में है वो डिफेंसिव मोड में चली जाएगी, उसको अपनी साख बचानी है। और सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इस तरह की घटनाएं लास्ट मोमेंट में कुछ वोटों का जो है शिफ्टिंग में बड़ा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार के वोटर्स बड़े जागरूक किस्म के वोटर हैं, वो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि किस पार्टी को वोट करना है, किस अलायंस को वोट करना है। ऐसा नहीं है वो हम आपसे डायरेक्टली बात करें या ना करें, लेकिन उनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है। वो इलेक्शन के दिन डिसाइड नहीं करते हैं कि इस कैंडिडेट और इस पार्टी को वोट करना है, तो उनके दिमाग में बड़ा क्लियर होता है। लेकिन इस तरह की भावनात्मक चीजें कहीं हो जाएंगी तो उसका तो असर होगा ही। और जिस तरह से हमारी सोसाइटी जो आज के दिनों में है, कम्युनल लेवल पर बहुत जल्दी सरचार्ज हो जाती है, तो उसका तो असर होगा ही। और दूसरी तरफ की सरकार की तरफ से जो एक्शन हुआ है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे लोगों की बिल्कुल कॉमन राय है कि जिस तरह से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने एक्ट किया, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। तो नेचुरली इस तरह की घटनाओं का एडवांटेज तो जो पार्टियां उनको मिलेगा ही। और सबसे बड़ी चीज एक और है सर ये कि बताएं, आपका अजय जी मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुंगेर की घटना का नुकसान होगा तो स्वाभाविक है कि सरकार को नुकसान होगा। क्या नीतीश कुमार इतने अनाड़ी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव होने जा रहा है और ऐसे समय में उनका पुलिस जो है लाठियां बरसाती है, गोलियां चलाती है? क्या नीतीश जी को इसका खमियाजा क्या होगा? क्या इसका एहसास उनको नहीं है? नहीं, देखिए जो भी राजनेता होता है और चुनाव में जिसकी पार्टी जा रही है और जिसका स्टेक सबसे बड़ा है, इस चुनाव में अगर किसी एक नेता का सबसे बड़ा स्टेक है तो नीतीश कुमार का है। तो इसलिए नीतीश कुमार इसको हल्के से भी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव नीतीश वर्सेस अदर्स है, तो नीतीश कुमार का स्टेक इस चुनाव में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए वो कोई भी ऐसा काम अपने लेवल से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो होती है वो जिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो इमीडिएट डिसीजंस लिए जाते हैं उसके आधार पर हो जाती है। क्योंकि इस पर तो हाईएस्ट लेवल पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन का कोई बहुत मतलब रहता नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर से पूछ करके इमीडिएट एक्शन तो लेगा नहीं। दिक्कत ये हुई है कि वहां पर जो एसपी है उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत क्लियरली नोन है। वहां की जो एसपी है
वो राजद के, वो जेडीयू के एक कद्दावर नेता जो नीतीश कुमार के सबसे क्लोज लोगों में से एक है, आरसीपी सिंह, उनकी बेटी है। तो इसलिए वहां पर ये मामला देखने का नजरिया और भी बदल जाता है लोगों को। उनको लगता है कि ये एसपी का जो एक्शन है, इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल जो है इंस्टिगेशन का भी मामला हो सकता है, या लोगों को टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है कि अगर एसपी के को टारगेट करके आप एक तरह से नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। और एसपी की गलती तो वहां नजर आ ही रही है लोगों को कि एसपी को इस लेवल का एक्शन नॉर्मली इतने सेंसिटिव ओकेजन पर लेने की जरूरत नहीं होती है। उनको वार्निंग देना चाहिए था, और भी कोई प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो लेने चाहिए थे। ये एक्शन एक्सट्रीम एक्शन है, इसलिए इसका तो खमियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा, या एनडीए को भी भुगतना पड़ सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसका खमियाजा नीतीश कुमार को कितना भुगतना पड़ रहा है। सर, एक सवाल, बहुत अहम सवाल है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी, सर ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री रामविलास पासवान की तारीफ भी करते हैं, चिराग पासवान की तारीफ भी करते हैं, और दूसरे तरफ जो है बीजेपी जो है जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो लोग काफी कंफ्यूज है सर, लोग समझ नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान ने भी बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। ये किस तरीके का ये सब सारा खेल चल रहा है, ये हमारा दर्शक आपसे जानना चाहता है। ये नीतीश का बीजेपी का गठबंधन होना, चिराग का बाहर रहना, और जी जी नहीं, ये कंफ्यूजन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्रिएट किया है। इस तरह का पॉलिटिकल अरेंजमेंट ठीक है, देश में अलायंस की राजनीति चलती है, लेकिन अनहोली अलायंस जो है उसके लिए कोई बहुत स्कोप नहीं है। आप एक दिल्ली में एक पार्टी के साथ अलायंस में है, बल्कि एक गठबंधन के पार्ट है। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, दिल्ली में केवल बीजेपी की सरकार नहीं है। आप उस गठबंधन के पार्ट हैं, आपके पिताजी उसके मंत्री थे अभी हाल फिलहाल तक। तो आप उस गवर्नमेंट के बहुत पार्ट एंड पार्सल रह रहे हैं, और स्टेट में आप उस गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वो भी एक आपका स्टैंड चल सकता था कि आप अलग चुनाव लड़ते, लेकिन आप उसमें एक गठबंधन को हराने की राजनीति कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से लगता है कोई पॉलिटिकल प्रूडेंस के मामले में इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप हराने के लिए कोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है एलजेपी के कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स कहीं चुनाव जीत जाए तो जीत जाए। जनता इनके पॉलिटिक्स को समझ गई है। आप दोनों खेल नहीं खेल सकते हैं कि चुरचुर और मुरमुर का जो देहात का कहावत है कि आप दोनों ही तरह के आनंद लीजिए, कि दिल्ली में सरकार के पार्ट बन जाइए, स्टेट में जो है कोशिश कीजिए कि एनडीए में एक घटक दल को आप डैमेज करने की कोशिश कीजिए। अगर एनडीए में किसी दल को आप डैमेज करेंगे तो एनडीए की सरकार बनाने की बात फिर आप कैसे सोच रहे हैं। ये सबको पता है कि जब आप किसी एक दल का वोट काटेंगे तो उसका फायदा तीसरे दल को मिलेगा। तो वो आप बेसिकली एनडीए को कमजोर कर रहे हैं स्टेट में, और एनडीए की सरकार नहीं बनने के लिए बहुत हद तक दोषी आप हो जाएंगे अगर आपकी पार्टी ने बड़े स्केल पर जेडीयू के नेताओं को चुनाव में हारने में कहीं ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जनता भी बहुत हद तक समझ रही है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर एनडीयू को ये नुकसान चिराग पासवान पहुंचा रहे हैं, तो बीजेपी फिर गठबंधन से चिराग पासवान को एलजेपी को बाहर क्यों नहीं कर देती है? किस बात का इंतजार है? देखिए, बीजेपी ने स्टैंड, एक पॉलिटिकल स्टैंड जो है, ऑफिशियल पॉलिटिकल स्टैंड उनका क्लियर है कि एलजेपी स्टेट में मेरा अलायंस पार्टनर नहीं है, और उसको हम लोग कहीं से भी अलायंस का वोट ट्रांसफर नहीं होने देना चाहेंगे। लेकिन ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है, और इन एक्शन जो चीजें हो रही है उसके ठीक विपरीत हो रही है। अगर बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसा कड़ा सिग्नल नहीं दिया है कि चिराग पासवान जो है उनको ये मैसेज मिले कि अगर मैं चुनाव में जेडीयू को डैमेज करूंगा अगर बड़े स्केल पे, तो इसका खामियाजा मुझे दिल्ली में भुगतना पड़ सकता है, अलायंस से मुझे बाहर कर दिया, सरकार में हमारी भागीदारी खत्म हो जा सकती है। लेकिन
बीजेपी ने इस तरह का कोई मैसेज नहीं दिया है। एक बहुत हद तक जो लोगों को देखने में ला रहा है कि बीजेपी की एक कोशिश हो रही है कि बिहार में जेडीयू का सर्वाइवल हो, लेकिन एक कमजोर जेडीयू, एक कमजोर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ये उनका ऑप्शन भले ही हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली इसके लिए तो कोई सीधा मूव कर नहीं सकते हैं। तो उनका मूव जो है एक दूसरी स्ट्रेटेजी से हो रहा है, जिसमें वो चिराग पासवान को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरा ये है कि चिराग पासवान इन पॉलिटिकल हैवीवेट्स के बीच में मोहरे के रूप में इस्तेमाल होते रह जाएंगे, तो कहीं अगर उनकी स्थिति बहुत खराब हुई तो बीजेपी भी उनको हैंग नहीं देने जा रही है और उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल खतरे में हो जाएगा। अगर एक दो सीट वो जीत पाए और जेडीयू को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचा पाए, तो बीजेपी के लिए थोड़े ही एसेट होंगे, पॉलिटिकल एसेट, तो बीजेपी भी उनको डिजोन करने में देर नहीं करेगी, तो फिर वो न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए चुनाव उनके लिए बड़ा एडवेंचर चुनाव। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर ये धोखा कौन किसको दे रहा है? बीजेपी जेडीयू को धोखा दे रही है या चिराग पासवान बीजेपी को धोखा दे रहे हैं? ये एक पूरा त्रिकोण बना हुआ है और समझ में, एक मतदाता के रूप में मैं कंफ्यूज हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों दल जो है गठबंधन के हिस्सा है। बेशक बिहार में नहीं है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए, सेंटर में जाइए, तो वहाँ पे जेडीयू भी है, वहाँ पे चिराग पासवान भी है, उनका एलजेपी पार्टी भी है और बीजेपी भी है, और बिहार में जो है एक दूसरे पे तीर ताने हुए खड़े हैं। तो मैं मतदाता के रूप में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये चिराग पासवान, ये नरेंद्र मोदी जी और ये नीतीश कुमार, ये तीनों किसको धोखा दे रहे हैं? ये तीनों किसी को नहीं धोखा दे रहे हैं, तीनों अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जनता को इतना निरीह नहीं समझना चाहिए। जनता के दिमाग में बहुत क्लियर है। कि आप गांव के मतदाताओं से बात करेंगे, उनके दिमाग में भी पिक्चर क्लियर है कि एलजेपी को बीजेपी अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए इस्तेमाल कर रही है और एलजेपी इस्तेमाल हो रही है। अब एलजेपी को लग रहा है कि शायद इसका कोई बड़ा प्रीमियम उनको आने वाले समय में मिल जाएगा। जेडीयू को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये उनकी मूर्खता होगी, क्योंकि न उनके पास कार्डर है, न उनके पास कोई सोशल बेस है, न कोई काम का तजुर्बा है। तो जेडीयू का सब्स्टिट्यूट कोई एलजेपी बिहार में नहीं हो सकता है। ये हम आप तमाम लोग जानते हैं, जो भी थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे, वो समझते हैं कि एलजेपी जेडीयू का सब्स्टिट्यूट बिहार में नहीं हो सकता है। आने वाले कई एक वर्षों तक इसकी कोई संभावना नहीं है। दूसरी चीज कि एलजेपी के पास आज के दिन में कोई उनका एक बड़ा आधार बिहार में नहीं है। तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका एक आधार है, आरजेडी का एक बड़ा सामाजिक आधार है, राजनीतिक आधार भी है। कांग्रेस के पास भी छोटा ही लेकिन एक आधार है। बीजेपी और जेडीयू के पास भी है। एलजेपी जो क्लेम करती है, वो मैं देख रहा था पिछले दिनों, उन्होंने 2009 के बाद जितने चुनाव लड़े हैं उसमें 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो लगातार चुनाव में गए हैं, जो उनको कह सकते हैं कि एलजेपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो होल्ड रहा होगा, जहां पर वो हर एक चुनाव में गए और उन चुनावों में वो तमाम 11 सीटों में चुनाव हारते गए। तो आप समझ रहे हैं कि जो पार्टी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मैं आपसे तो बिल्कुल इसलिए सर, ये जाते जाते मैं आपसे एक बिल्कुल 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 सर, मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है, अब आगे क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जो चुनाव प्रथम चरण का चुनाव था ना, ये सबसे अहम आरजेडी के लिए था। यहाँ आरजेडी ये सबसे मजबूत इलाकों में से था आरजेडी का। यहाँ पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे कि बीजेपी पिछले चुनाव में भी ज्यादातर जो इलाके थे वो फर्स्ट फेज में ही हुए थे। क्योंकि पिछली बार 5 फेज का चुनाव था, तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो था वो फर्स्ट फेज में भी आया था। नक्सल प्रभावित जो इलाके थे, तो वहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि बीजेपी को शुरुआती झटका इसी फेज में लगा था। इसलिए क्लियर है कि बीजेपी जो है इस का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। स्टेक यहाँ पर आरजेडी का, आरजेडी जितना अच्छा ठीक है, परफॉर्म करेगी, बेस तैयार होगा यहाँ पे।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने अजय कुमारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जानने की कोशिश की कि बिहार में जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, और जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी तमाम पार्टियों के बारे में हमने चर्चा की और ये समझने की कोशिश की कि बिहार की रणनीति किस तरफ जा रही है। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।